क्या आपको भी बिल्डिंग के क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है कि कब उसे इन्वेंटरी दिखाना है, कब उसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट दिखाना है, और कब उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाना है? ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है, वो समझ ही नहीं पाते क्लासिफिकेशन को। चलिए समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन को, और ये भी समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। इसी के साथ हम समझेंगे कि इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। चलिए समझते हैं। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपको उसके इंटेंशन के बारे में पता करना है कि आपने ये बिल्डिंग क्यों परचेस करी थी। ठीक है, मतलब पर्पस पता होना चाहिए। अगर पर्पस पता है तो आप इजीली क्लासिफाई कर दोगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं कि कब आप उसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ट्रीट करोगे। जब आपने बिल्डिंग को हेल्ड किया है फॉर द पर्पस ऑफ यूज्ड इन द बिजनेस, अगर आपने बिजनेस में यूज करने के लिए हेल्ड किया हुआ है बिल्डिंग को, तो आप उसे पीपी क्लासिफाई करोगे। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग है, आप उसे एज ए फैक्ट्री बिल्डिंग के तौर पर यूज कर रहे हो, या फिर आप उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, या आप उसे सर्विस प्रोवाइड करने में यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस मतलब, जैसे आप होटल होटल ऑपरेट करते हो, है ना? तो होटल ऑपरेट कर रहे हो, तो जो होटल की जो बिल्डिंग है वो आपकी क्या है? वो आपकी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। IS 16 एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर। सेकंड, कब इसे आप IS 40 में क्लासिफाई करोगे? जब आप किसी बिल्डिंग को प्राइमरली हेल्ड करते हो, किस पर्पज के लिए? फॉर द अर्निंग रेंटल इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या फिर आपने रेंटल इनकम अर्न करने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करी है, तो उसको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करोगे। अब यहां पर एक डाउट आता है, सर अगर बिल्डिंग को हम रेंट पर दे रहे हैं तो ये IS 40 में जा रहा है, तो होटल के केस में भी तो यही हो रहा है कि हम बिल्डिंग को रेंट पर दे रहे हैं। नहीं, होटल के केस में हम जो रेंटल इनकम अर्न करते हैं ना, वो टेम्पररी बेसिस पर करते हैं। हम टेम्पररी क्या कर रहे हैं? रेंट पर दे रहे हैं। और वहां सिर्फ हम रूम रेंट पर नहीं देते, वहां पर हम सर्विसेज भी देते हैं। बहुत सारी सर्विसेज होती है ना वहां पर। सिर्फ हम रूम को रेंट पर नहीं दे रहे होते, उसके साथ में हम अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करोगे, तो होटल इंडस्ट्री में जब बिल्डिंग रेंट पर देते हो, तो उसको आप क्लासिफाई करोगे पीपीई में, ना कि IS 40 में। तो ये 3 लाइन डिफरेंस है, ध्यान से समझना। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, होटल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, होटल इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हो बिल्डिंग को, कहाँ? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। जबकि IS 40 में कब आएगी? जब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रेंट पर दे रहे हो ना, फॉर द पर्पस, फॉर द एग्जाम्पल के लिए 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, 5 ईयर हो गया, तो आप क्या कर रहे हो वहां पर? आप उसको रेंट पर दे रहे हो, और आपने उसको हेल्ड किया हुआ है ताकि उसके प्राइजेस क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तो कैपिटल एप्रिसिएशन एक उसका पर्पस है, और एक रेंटल इनकम अर्न पर्पस है। तो आप उसको IS 40 में क्लासिफाई करोगे। चलिए आते थर्ड, IS 2 इन्वेंट्री। कब आप बिल्डिंग को इन्वेंट्री दिखाओगे? बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। आपने बिल्डिंग हेल्ड करी किस पर्पस के लिए? सेल करने के पर्पस के लिए हेल्ड करी है ना? आपका प्राइमरली पर्पस ये है, क्या है? बिल्डिंग को परचेस करना या कंस्ट्रक्ट करना और उसको सेल कर देना। ठीक है, तो यहां पर आप क्या हो? रियल एस्टेट ट्रेडर हो। तो आप कहाँ क्लासिफाई करोगे? इन्वेंट्री क्लासिफाई करोगे। अब ये क्लासिफिकेशन ही क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन पढ़ने का सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। चलिए समझते हैं उस पॉइंट को भी। एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं उसके पहले। देखो, आप बिल्डिंग क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो होटल इंडस्ट्री के लिए, तो वो पीपीई है। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आती है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। एक मिक्स्ड यूज बिल्डिंग होता है। आपके पास क्या है? 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, यानी कि आप उसको यूज कर रहे हो एज अ ऑफिस बिल्डिंग, है ना? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो। और जो सेकंड फ्लोर है ना, वो आपने रेंट पर दे दिया। अब क्या होगा इस केस में? जो आपने रेंट पर दिया ना पोर्शन, उस पोर्शन पे एप्लीकेबल होगा IS 40, और जो आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, उसके ऊपर होगा IS 16। यानी कि आपको क्या करना होगा? प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा बिल्डिंग की वैल्यू को। चलिए, अब आते हैं डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट रूल के ऊपर। अब ये है ना, बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं है ये पॉइंट। आप सोचो, आपको पता है ना बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है क्या हर केस में?
आंसर इज नो। अगर बिल्डिंग आपकी इन्वेंट्री है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, और ना ही उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है, यानी कि इम्पेयरमेंट भी नहीं होता उसका। तो जब आपकी बिल्डिंग क्लासिफाई होती है एज ए इन्वेंट्री, तो ना तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा और ना ही डेप्रिसिएशन बुक होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, एज टू इन्वेंट्री के बाद आप समझेंगे एज 40 के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट। ठीक है, देखो आईएस 40 क्या बोलता है। आईएस 40 बोलता है कि आप अपने प्रॉपर्टी को किस पर दिखा सकते हो, कॉस्ट पर या फिर फेयर वैल्यू पर दिखा सकते हो। जब आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हो ना, फेयर वैल्यू मॉडल क्या बोलता है कि आप उसको फेयर वैल्यू पर रखोगे। इट मींस वहां ना तो डेप्रिसिएशन लगेगा और ना ही इम्पेयरमेंट लॉस बुक होगा। क्यों? क्योंकि इसके इम्पैक्ट नलीफाई हो जाते हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन लगा भी दोगे तो क्या होगा, फेयर वैल्यू बढ़ गई तो आप फेयर वैल्यू पर दिखाओगे। एग्जाम्पल के लिए समझना, आपने 1 मिलियन डॉलर की क्या करी, बिल्डिंग परचेस करी या कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, 1 मिलियन डॉलर की आपने बिल्डिंग परचेस करी, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया फॉर एग्जाम्पल के लिए $20,000। एक साल बाद क्या हो गया, एक साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ गई और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, $1.5 मिलियन हो गई। तो आप $1.5 मिलियन पर आपके बुक्स में दिखाओगे। तो डेप्रिसिएशन लगाने से कोई फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा नहीं हुआ। इम्पेयरमेंट लॉस अगर आप लगा भी देते तो क्या होता है, अगर इसकी फेयर वैल्यू बढ़ जाती तो वो नलीफाई हो जाता इफेक्ट। इसलिए यहां पर क्या बोला है कि फेयर वैल्यू मॉडल जब भी आप यूज करते हो ना तो डेप्रिसिएशन लगता है और ना ही इम्पेयरमेंट लॉस बुक होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगर कॉस्ट मॉडल पर रखा हो तो। अगर आपने बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पर रखी है ना, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा और इम्पेयरमेंट टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये 3 लाइन डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं क्रक्स बताऊं फटाफट से, तो क्या है, बिल्डिंग के बिल्डिंग अगर आपकी इन्वेंट्री है, नो डेप्रिसिएशन नो इम्पेयरमेंट लॉस। अगर बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि IS 40 लग रहा है और आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो, तो ना तो डेप्रिसिएशन लगेगा और ना ही इम्पेयरमेंट। बस इतना क्रक्स याद रखो, बाकी रेस्ट आप तो पता ही है फिर। अब आते हैं अकाउंटिंग एंट्री के ऊपर, और बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री है इसमें। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपने क्या करा, एक बिल्डिंग परचेस करी 1 मिलियन डॉलर में। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर दोगे कैश को। ठीक है, चलो इनिशियल परचेस पे तो ये कर दी एंट्री। अब क्या होगा, जब बैलेंस शीट बना रहे होते तब आपने फेयर वैल्यू मॉडल का यूज कर रहे हो, तो फेयर वैल्यू आपने निकाली तो इसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, $100,000 से इंक्रीज हो गई। तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे असेट्स को। तो क्या एंट्री पास करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे, फेयर वैल्यू गेन को। अब ये गेन जो है ना कहाँ जाएगा पता है आपको, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप बोलोगे सर ये तो गलत ट्रीटमेंट है, ये तो अनरियलाइज्ड गेन है, ये जाना चाहिए था अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम OCI में। जैसे हम IS 16 जब लगता है रिवैल्यूएशन गेन कहाँ पहुंचाते हैं, OCI में पहुंचाते हैं, तो सर इसको भी पहुंचाओ ना, ये भी अनरियलाइज्ड गेन है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगी, देखो ये स्टैंडर्ड ने अलाउड किया है तो कुछ तो इन्होंने सोचा होगा, कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाया होगा। तो इनके कॉन्सेप्ट को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखो जो IS 16 है ना, वहां पर तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन गेन को OCI में पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इम्पेक्ट ना है, उसका रिवैल्यूएशन गेन का इम्पेक्ट ना है। जब हम P&L बनाते हैं तो P&L हमें क्या बताता है, हमारी परफॉर्मेंस को बताता है कि हमारी इस साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है ना। तो आप अपनी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को पता करते हो P&L अकाउंट से कि आपने कैसा इस बार ऑपरेट किया है। ठीक, लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस को पता करना है कि हमारे इन्वेस्टमेंट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्या करते हो, P&L में ले जाते हो, ताकि आपको पता चले कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए थर्ड, अब क्या होगा, रेंटल इनकम आएगी तो क्या एंट्री पास करोगे, सिंपल सी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम, और ये रेंटल इनकम आपकी चली जाएगी P&L के क्रेडिट साइड में।
चलो सम अप करते हैं, आप कैसे क्विक डिसीजन लोगे। तो क्विक डिसीजन के लिए यहाँ पर फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आप, आपका नॉर्मल थिंकिंग क्या होता है, नॉर्मल थिंकिंग होता है कि बिल्डिंग मतलब कि पीपी, हाँ वही सोचना, मतलब अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो आपकी क्या है, पीपी। अगर कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको हेल्ड किया हुआ है तो आप उसको दिखाओगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि IS 40 लग जाएगा। अगर आप उसमें डीलिंग कर रहे हो तो आप उसको दिखाओगे एज ए इन्वेंट्री, दैट्स इट। चलिए, तो ये था आपका एक क्विक ओवरव्यू। अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो प्लीज कमेंट कर देना और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना।